आज आपके लिए लाया हूँ एक इम्पॉर्टेंट और एक यूज़फुल टॉपिक। आज हम बात करेंगे हार्ट अटैक के बाद हार्ट का पंप फंक्शन डिटोरिएट क्यों होता है, इसके क्या कारण है, क्या वजूहत है जिसकी वजह से हार्ट का पंप फंक्शन डाउन होता है। काफ़ी लोग हमसे इस तरह के सवाल पूछते हैं कि हार्ट अटैक हुआ, पंप फंक्शन क्यों डाउन हो जाता है, हार्ट अटैक से क्या फ़र्क पड़ता है, क्यों बेसिकली इससे फ़र्क पड़ता है और पंप फंक्शन डाउन होने के बाद व्यक्ति की लाइफस्टाइल पर क्या फ़र्क पड़ता है, उसके लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के चांसेस पर क्या फ़र्क पड़ता है, कैसे इसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इस बारे में लोग हमें काफ़ी पूछते हैं। तो आज बेसिकली हम एक पार्ट ऑफ क्वेश्चन को आंसर करेंगे कि हार्ट फंक्शन जब हार्ट अटैक आता है तो वो डाउन क्यों हो जाता है, बेसिकली हार्ट अटैक का मैकेनिज़्म क्या है, वो किस तरह से अपने पंप फंक्शन को डाउन करता है और वो पंप फंक्शन जो डाउन हो गया वो व्यक्ति की मृत्यु दर को और प्रोग्नोसिस को कैसे अफेक्ट करता है, कैसे उसे सुधारा जाए और कौन कौन सी दवाएं अवेलेबल है, वो कितना % सुधर सकता है। ऑलरेडी इस बारे में हमने एक सेपरेट वीडियो किया जो अपने मेरे चैनल पे देख सकते हैं। आज हम सिर्फ बेसिकली क्यों डाउन होता है पंप और क्या डैमेज क्रिएट करता है हार्ट अटैक, उस बारे में समझने की कोशिश करेंगे। आते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है पंप फंक्शन हार्ट अटैक में डाउन क्यों होता है। बेसिकली हार्ट एक पंप है जिसमें मसल टिश्यू है जो कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ब्लड बाहर पुश आउट होता है। नॉर्मल हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन लगभग 60 to 65% के आसपास होता है, यानी कि एक बार में अगर 100 ml ब्लड हार्ट में अगर आ रहा है तो उसका 60 से 65% ब्लड एक बार में पंप आउट या पुश आउट होता है। 100% ये नहीं होता, इसलिए कई लोग को जिनको हम बोल देते हैं कि हार्ट का पंप फंक्शन 50% है या 45% है तो वो घबरा जाते हैं कि साहब नॉर्मल तो 100 होना चाहिए, तो 45-50 हो गया तो बहुत ख़राब हो गया। तो वैसा नहीं है, 60 इज़ द नॉर्मल। 60 से जितना कम होता है, कई लोग आई डोंट नो, कई जगह इको के रिपोर्ट्स में भी लोग 80% और 85% में रिपोर्ट करते हुए मैंने देखा है। आई डोंट नो वो कौन से क्राइटेरिया से रिपोर्टिंग करते हैं, लेकिन यूजली ज़्यादातर स्टैंडर्ड जो कार्डियोलॉजिस्ट है वो हार्ट पंप फंक्शन 60 या 65% इस रेंज में रिपोर्ट करते हैं। 60 इज़ कंसिडर्ड नॉर्मल। जब हार्ट अटैक आता है तो बेसिकली हार्ट का ये जो पंप है, ये टिश्यू है, उसको जो हार्ट की नलियां हैं वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन सप्लाई करती हैं। ये नलियों में ब्लड बहता है और वो ब्लड सेल्स के लिए ग्लूकोज और ऑक्सीजन कैरी करता है। जब नली बंद हो जाती है तो सेल्स का ग्लूकोज और ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाता है, कट जाता है और उसके बाद टिश्यू मरना चालू हो जाता है। धीरे धीरे करके टिश्यू का डेथ होना चालू हो जाता है। बेसिकली जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसमें 16 सेगमेंट्स होते हैं, यानी उसको बेसिकली अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया, अलग अलग एरियाज़ में डिवाइड किया गया है। तो जिस एरिया की नली का हार्ट अटैक है उस एरिया के सेगमेंट्स जो हैं परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं, वहाँ के सेल्स मर जाते हैं, वो दीवार पतली हो जाती है। इसकी वजह से हार्ट का बेसिकली पंप फंक्शन ख़राब हो जाता है। बेसिकली अगर 100 ग्राम मसल है और वो पूरे 16 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है या इतना मसल्स है जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हार्ट बीट करेगा। अब अगर उस 100 ग्राम मसल में से 20 ग्राम मसल डेथ हो गया तो ओवरऑल उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। और मान लीजिए ये जो डेथ हुआ है वो एक स्पेसिफिक सेगमेंट में हुआ है, यानी 16 सेगमेंट से हार्ट बना हुआ है तो 14 सेगमेंट तो काम कर रहे हैं, 2 सेगमेंट काम नहीं कर रहे हैं। या अगर बड़ा हार्ट अटैक है, मैसिव हार्ट अटैक है तो 16 में से 7-8 सेगमेंट अफेक्ट हो गए, तो यानी 50% ऑफ द हार्ट, यानी 8 सेगमेंट काम कर रहे हैं, 8 सेगमेंट काम नहीं कर रहे हैं। तो हार्ट के सारे मसल्स को जब एक साथ एक सिंक्रोनी में काम कर रहे हैं और मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है ताकि ब्लड बाहर पुश आउट हो, ये पुश आउट नहीं हो पाएगा ब्लड, क्योंकि आधा एरिया हार्ट का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, आधा एरिया काम नहीं कर रहा है। वो वहाँ पे जो ब्लड उस दीवार को जो टच कर रहा है वहाँ मसल उसको पुश नहीं कर रही है, तो ब्लड को एक ईजी पाथ में मिल जाता है। नॉर्मली कोई भी फ्लूइड का सिस्टम क्या होता है कि कोई भी फ्लूइड जब कहीं पे भी उसको फ्लो करना रहता है तो वो सबसे आसान जहाँ पे उसको इग्रेस मिलता है या सबसे जहाँ आसान निकलने का रास्ता मिलता है वो वहाँ जाने की कोशिश करता है। इसलिए जब हार्ट टिश्यू डैमेज हो जाता है तो जो एरिया कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर रहा है वहाँ पे ब्लड ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है और ब्लड बाहर निकलने की कोशिश नहीं करता। वो ऐसा इसलिए नहीं करता क्योंकि हृदय से बाहर जब निकलता है तो मेन नलियों का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है। 100-120 जैसा जो एक्सटर्नल अपना ब्लड प्रेशर लगभग उतना प्रेशर नलियों का होता है। अब उतने प्रेशर में निकलने के बदले हार्ट उस एरिया में ब्लड उस एरिया में जाने की कोशिश करता है जहाँ पे कॉन्ट्रैक्टिविटी नहीं है, क्योंकि उस एरिया में प्रेशर जनरेट नहीं होता, उस एरिया में हार्ट ब्लड को धक्का नहीं मिलता है। बाकी एरिया से ब्लड को धक्का मार के मसल्स निकालते हैं कि नहीं तुम बाहर निकलो, हमारा इंटरनल प्रेशर और भी ज़्यादा है तो तुम्हारे लिए बेटर है कि तुम बाहर चले जाओ और बड़ी नलियों को ब्लड सप्लाई करो। लेकिन जो एरिया डेड हो गया, काम नहीं कर रहा है, वो एरिया में वो धक्का मसल जो है ब्लड को नहीं दे पाएंगे, तो इसलिए ब्लड जाके वहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे उनको वो प्रेशर नहीं मिल रहा, वो पुश नहीं मिल रहा कि उन्हें हार्ट से बाहर निकलने की ज़रूरत है। वो अपनी जगह पर इकट्ठा हो जाएंगे और वहाँ पे ब्लड एक्यूमुलेट होने की कोशिश करेगा और इवेंचुअली होगा ये कि हार्ट का कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम होने की वजह से ब्लड उतना फोर्सिबली नहीं निकलेगा। इसीलिए
पंप फंक्शन जब डाउन होता है तो कॉन्टैक्ट ओवरऑल जितना इजेक्शन फ्रैक्शन है वो डाउन हो जाता है। नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन जो है अगर आप मान के चलिए 60-65% है, तो जब हार्ट डाउन हो जाता है तो कितने सेगमेंट्स डैमेज हुए उसके हिसाब से हार्ट पंप फंक्शन कभी 5% डाउन होता है, कभी 10%, कभी 15%, अलग अलग केसेस में अलग अलग ड्रॉप उस पंप फंक्शन में देखने को मिलता है। अगर मैसिव हार्ट अटैक है जिसने 8-10 सेगमेंट्स को डैमेज किया है तो पंप फंक्शन और ज़्यादा डाउन होगा। अगर माइनर अटैक है जिसने एक आध सेगमेंट को अफेक्ट किया है तो पंप फंक्शन कम डाउन होगा। यानी कि कितने सेगमेंट्स अफेक्ट हुए हैं वो भी डिसाइड करते हैं कि पंप फंक्शन कितना डाउन होगा। कौन सी नली इन्वॉल्व है वो भी डिसाइड करती है। और हर नली नंबर ऑफ सेगमेंट जो सप्लाई करती है वो सेम नहीं होता। ऐसा नहीं है कि हार्ट में 3 नली है और 16 सेगमेंट है तो हर एक नली 5.5 या 5.25 सेगमेंट्स को सप्लाई करेगी। ऐसा कोई सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। जो लेफ्ट हैंड डिसेंडिंग आर्टरी है वो ज़्यादा एरिया सप्लाई करती है, उसकी छोटी छोटी ब्रांचेस कम एरिया सप्लाई करती हैं। राइट साइड की आर्टरी है सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, वो अलग अलग एरियाज़ को सप्लाई करती हैं। तो ऊपर वाले ने हर नली को कौन से एरिया को सप्लाई करना है वो डिवाइड और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। वो आपस में एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं करते हैं। हाँ, ये है कि अगर एक नली बंद हो जाए तो दूसरी नली उस एरिया को या उस नली को थोड़े कोलैटरल सप्लाई कर सकती है ताकि एडिशनल तो उसका काम चलता रहे, वो टिश्यू मरे नहीं। लेकिन ओवरऑल ये देखा जाता है कि जो नली बंद हो गई उस एरिया में जितने सेगमेंट्स को वो सप्लाई कर रही थी वो सेगमेंट्स काम करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से हार्ट का पंप फंक्शन हार्ट अटैक के बाद डाउन हो जाता है। एक और कॉन्सेप्ट होता है जिससे हार्ट का अन्यूरिज्म बोलते हैं। अन्यूरिज्म के बारे में मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट टॉपिक किया जो अपने चैनल पे देख सकते हैं। अन्यूरिज्म में क्या होता है कि जो एरिया डेड हो गया वो इतना ज़्यादा पतला हो जाता है कि वो गुब्बारे जैसा फूल जाता है। तो जब हार्ट की बास्की मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वो एरिया बाहर निकल जाता है, क्योंकि वो एरिया में इतना कम ताकत है कि वो अंदर कॉन्ट्रैक्ट करने के बदले बाहर निकल जाता है। यानी कि जब इंटरनल प्रेशर बढ़ता है तो वो दीवारों का इतना ताकत भी नहीं रहता कि वो इंटरनल प्रेशर को झेल सके और वो बाहर बलून आउट कर जाता है। और कभी कभी वो बलूनिंग इतनी ज़्यादा भी हो सकती है कि वो बलूनिंग की वजह से वो एरिया फट भी सकता है, जिसे सूडो एन्यूरिज्म बोलते हैं। सूडो एन्यूरिज्म कई बार रप्चर होने की वजह से हार्ट व्यक्ति की सडन डेथ हो सकती है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये भी एक अलग कॉन्सेप्ट है कि इस वजह से भी हार्ट का पंप फंक्शन डाउन होता है कि एक कई बार हार्ट का जो एरिया डेड हो चुका है वो एक एन्यूरिज्म बना देता है, एक पाउच जैसा बन जाता है जिसमें ब्लड आके बैठ जाता है। अब मान लीजिए हार्ट में ब्लड 100 ml है और ब्लड निकलना है लगभग 70-80 ml, लेकिन 20-30 ml ब्लड को निकलने के लिए या एक जगह पे भर जाने के लिए एक पाउच मिल गया। तो वहाँ पे क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, वहाँ पे निकलने के लिए कोई फोर्स नहीं किया जा रहा है ब्लड को, तो ब्लड वहीं पे जाके बैठ जाएगा। हर बार जो 100 ml ब्लड आएगा हार्ट के अंदर उसमें से 20-30 ml 50 ml ब्लड उस एन्यूरिज्म के अंदर जाके बैठ जाएगा। तो ओवरऑल पंप फंक्शन और ज़्यादा डाउन हो जाता है। इसीलिए ऐसे केसेस में कई बार ओपन हार्ट सर्जरी करके उस आउट पाउचिंग या जो बलूनिंग वाला पोर्शन है उसको काट करके निकालना भी पड़ता है, क्योंकि ये बलूनिंग जो है हार्ट के पंप फंक्शन को बहुत बुरी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ कर देता है। और वैसे व्यक्ति का अगर ओवरऑल पंप फंक्शन अगर 25-30% है तो वो एन्यूरिज्म की वजह से और ज़्यादा डाउन हो जाता है। और एन्यूरिज्म हार्ट के एरिया में तभी बनता है जब वो एरिया पूरी तरह से डेड या डिस्ट्रॉय हो चुका है, तभी एन्यूरिज्म बनेगा। अगर वो एरिया पार्शियली जिंदा भी है तो भी एन्यूरिज्म नहीं बनेगा। इसलिए इको में अगर एन्यूरिज्म बनता है तो वो एक तरह का द्योतक है, एक तरह का चिन्ह है ये समझने के लिए कि वो एरिया पूरी तरह से डेड हो चुका है और किसी भी दवा से वो चीज़ रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। अगर हार्ट का कोई सेगमेंट एन्यूरिज्म बन गया है तो वो एक तरह का लूज पाथवे है या एक इजी एग्रेस पाथवे है ब्लड के लिए कि ब्लड बाहर निकलने के बदले वो आउट पाउचिंग में जाके भर जाएगा और व्यक्ति की कॉन्ट्रैक्टिविटी हमेशा ख़राब होगी। ऑब्वियसली इसको निकालना या काट के अलग करना सर्जरी बहुत बड़ी सर्जरी है, काफ़ी रिस्क है, इसलिए इसको करना इतना ईजी तो नहीं है। लेकिन हाँ, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है जो कि हार्ट अटैक के पेशेंट्स में कई बार, खासकर मैसिव हार्ट अटैक के पेशेंट्स में देखने को मिलता है, जिसकी वजह से और एक्स्ट्रा पंप फंक्शन डाउन हो जाता है। अब ये पंप फंक्शन डाउन होने से व्यक्ति की मृत्यु दर पर क्या फ़र्क पड़ता है? स्टडीज़ हैव शोन कि हर 5% जो पंप फंक्शन में इंप्रूवमेंट होता है, मृत्यु दर अगले 1-2 साल में हाफ हो जाता है। हर 5% जो पंप फंक्शन डिटोरिएट होता है तो मृत्यु दर डबल हो जाता है। यानी कि अगर किसी का पंप फंक्शन 30% है, 30 से 35 हो गया तो मृत्यु दर हाफ हो जाएगा, 35 से 40 हो गया तो और हाफ हो जाएगा, 40 से 45 हो गया तो और हाफ हो जाएगा। अगर वहीं 30 से 25 हो गया तो डबल हो जाएगा, 25 से 20 हो गया तो और डबल, 20 से 15 तो और डबल। यानी कि हर 5% जो पंप फंक्शन में वेरिएशन होता है मृत्यु दर हाफ या डबल हो सकता है। ये मृत्यु दर सब चीज़ से मिलकर बनता है, चाहे वो हार्ट फेलियर की वजह से हो, चाहे वो सडन कार्डियक डेथ हो, हार्ट का धबकारा अनियमित होने की वजह से हो, हार्ट फट जाने की वजह से हो, हार्ट से क्लॉट ब्रेन में जाने की वजह से हो। हर तरह के कॉम्प्लिकेशन पंप फंक्शन पर ही डिपेंड करते हैं। इसीलिए व्यक्ति का ओवरऑल सर्वाइवल उसके पंप फंक्शन पर डिपेंड करता है। इसलिए हर बार जब भी पेशेंट इको के फॉलोअप के लिए जाता है या कार्डियक मेडिसिन का इफेक्ट भी हम देखना होता है तो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो हम जज करते हैं वो हार्ट का पंप फंक्शन है। उसको हमको असेस करना पड़ता है कि वो किसमें कितना इंप्रूवमेंट या डिटोरिएशन मिल रहा है। अगर उसमें इंप्रूवमेंट मिल रहा है तो इसका मतलब पंप फंक्शन काम, दवाई रिस्पॉन्ड कर रही है। इंप्रूवमेंट नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब हार्ट फंक्शन खराब हो रहा है और दवाइयों को पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। अब बात करेंगे
हमने डेड मायोकार्डियम के बारे में बात की, एक स्टंट और हाइबरनेटिंग मायोकार्डियम का भी कॉन्सेप्ट है, उस बारे में ही बात करेंगे। हार्ट की जब नली बंद होती है तो कुछ सेल्स हैं जो ब्लड सप्लाई बंद होने की वजह से सेल का ग्लूकोज ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाता है, तो सेल मर जाते हैं, सड़ जाते हैं, वो डेड हो जाते हैं। उसको फिर बाद में दोबारा रिकवर नहीं कर सकते। एक बार अगर वो सेल मर गए तो वो पुनः रिकवर नहीं किए जा सकते। लेकिन कुछ टिश्यू ऐसा होता है जो अनकॉन्शियस हो जाता है, जिसको स्टंट मायोकार्डियम बोलते हैं, जो थोड़े देर के लिए अनकॉन्शियस रहता है, 2-4 दिन के लिए अनकॉन्शियस रहता है। जब वहाँ पे ब्लड सप्लाई चालू हो जाता है तो वो स्टंट मायोकार्डियम में ताकत आ जाती है और वो कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंप्रूव हो जाती है। इसलिए जब हार्ट अटैक के तुरंत में पेशेंट आता है, हम उसका इको देखते हैं तो पंप फंक्शन काफ़ी खराब दिखता है। उस समय इको से हम एग्जैक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ओवरऑल पंप फंक्शन में कितना इंप्रूवमेंट होगा, लॉन्ग टर्म कैसा सर्वाइवल रहेगा, क्योंकि स्टंट मायोकार्डियम भी नहीं काम करेगा, हाइबरनेटिंग मायोकार्डियम भी नहीं करेगा और डेड मायोकार्डियम भी इको में आपको काम करता नहीं दिखेगा। अब इसमें डिफरेंशिएट कर पाने के लिए इको में यूजली इतना अंदाज नहीं पड़ता कि कितना टिश्यू एरिया स्टंट है, कितना डेड है और कितना हाइबरनेटिंग है। हालांकि दीवार कितनी पतली पड़ गई उस पर से थोड़ा अंदाज पड़ सकता है, लेकिन ओवरऑल स्टंट और हाइबरनेटिंग मायोकार्डियम को जज करने के लिए या तो थैलियम या टेक्नीशियम स्कैनिंग करना पड़ता है या कार्डियक एमआरआई करना पड़ता है। एमआरआई सबसे बेस्ट टेस्ट है असेसमेंट करने के लिए कि कितना टिश्यू स्टंट है, कितना डेड है, वो असेसमेंट करने के लिए, या पेट स्कैन करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ों से हम असेस कर सकते हैं कि कितना टिश्यू जिंदा है। पर ये स्टंट मायोकार्डियम का पर्पस समझने का ये है कि पहले दिन जब हार्ट अटैक के बाद पेशेंट हमारे पास आता है तो उसका पंप फंक्शन बहुत ज़्यादा डाउन मिलता है। नली खोलने के 1-2 दिन के बाद ये स्टंट मायोकार्डियम में ताकत आ जाती है और वो कॉन्ट्रैक्शन चालू कर देता है, तो पंप फंक्शन में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट मिलता है। इसके अलावा कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो स्टंट नहीं, उसके भी एडवांस फेज में चले जाते हैं, जिसे साधारण भाषा में समझे तो एक तरह से कोमा में चले जाते हैं। कुछ सेल्स थे जो स्टंट हो गए, यानी बेहोश हो गए, वो थोड़े टाइम में होश में आ गए। कुछ सेल्स ऐसे थे जो हाइबरनेशन में चले गए, यानी एक तरह से कोमा में चले गए, जो महीनों उसी अवस्था में पड़े रह सकते हैं, शिथिल अवस्था में, कुछ काम ना करे, ऐसा हो सकता है। जब ब्लड सप्लाई रिस्टोर होती है और धीरे धीरे करके उनको ब्लड मिलने लगता है, थोड़ी ताकत आने लगती है, तो वो महीनों में धीरे धीरे करके इंप्रूवमेंट करते हैं। इसीलिए जब हार्ट अटैक आता है तो पंप फंक्शन ओवर अ पीरियड ऑफ फ्यू मंथ्स थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करता है। किस पेशेंट में कितना स्टंट मायोकार्डियम है, कितना डेड मायोकार्डियम है, कितना हाइबरनेटिंग मायोकार्डियम है, इस बात पर डिपेंड करता है कि लॉन्ग टर्म में टिश्यू में पंपिंग फंक्शन में कितना इंप्रूवमेंट आएगा ट्रीटमेंट के बाद और कितना नहीं आएगा। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट तो आपने प्लास्टिक कर दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन पेशेंट में किसी का पंप फंक्शन बिल्कुल नॉर्मल भी हो जाता है, किसी का ज़रा भी इंप्रूवमेंट नहीं होता, वैसा होता है। ये इस बात पर ज़्यादातर डिपेंड करता है कि अटैक होने के कितना जल्दी पेशेंट हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आ जाता है। जो पेशेंट ज़्यादा जल्दी रीच करता है उसमें टिश्यू बचे होने का संभावना ज़्यादा है। जो पेशेंट ज़्यादा लेट आता है उसमें टिश्यू के डेड हो जाने का संभावना ज़्यादा है, क्योंकि ऑब्वियसली उतने देर तक ब्लड सप्लाई अगर बंद रहेगा तो टिश्यू मर जाएगा। जब ब्लड सप्लाई थोड़े देर के लिए बंद रहेगा तो टिश्यू या तो स्टंट रहेगा, थोड़े और देर के लिए बंद रहेगा तो हाइबरनेशन में चला जाएगा, उससे भी ज़्यादा देर के लिए बंद रहेगा तो मर जाएगा। तो जितना जल्दी टिश्यू को आप रिकवर करते हो, ब्लड सप्लाई को रिस्टोर करते हो, उतना मृत्यु दर को आप कम कर सकते हो। स्टडीज़ हैव शोन कि हर 30 मिनट जो नली खोलने में डिले होता है हार्ट अटैक के पेशेंट में, मृत्यु दर 7.5% के हिसाब से बढ़ते जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से डिसाइड होता है कि मृत्यु दर कितना रहेगा अलग अलग पेशेंट में और ट्रीटमेंट से रिस्पांस कितना होगा। आज के टॉपिक में बेसिकली हमने ये समझने की कोशिश की कि हार्ट अटैक के बाद पंप फंक्शन डाउन क्यों होता है, हाइबरनेटिंग स्टंट और डेड मायोकार्डियम में क्या डिफरेंस है, और पंप फंक्शन डाउन होने से एग्जैक्टली क्या डिफरेंस पड़ता है, क्यों मृत्यु दर इसमें बढ़ जाता है, इस बारे में हमने बात की। हार्ट के अन्यूरिज्म के बारे में भी बात की। आई होप कि जितने चीज़ें मैंने इसमें कवर की वो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स और क्वेरीज है तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें उसके बारे में लिख के बताइए, विल ट्राई टू आंसर देम ऑल। मेरे चैनल का बेसिक पर्पज़ है कि हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए इजीली अवेलेबल करते हैं, ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेशन के लिए आपको जगह जगह भटकना नहीं पड़े और आपको फ्रेंड्स और रिलेटिव्स पर डिपेंडेंट ना होना पड़े। यूजली अगर आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो यूजली टाइम कंस्ट्रेंट्स की वजह से वो सारी चीज़ें नहीं बता पाते हैं, और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स कई बार आधी से ही आधी गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, जिसकी वजह से ये अधकच्चा ज्ञान आपको मिलता है, तो आपको उसको फॉलो करने से फ़ायदा होने के बदले कभी कभी नुकसान हो जाता है। हम चाहते हैं कि इस तरह का कंटेंट आपके लिए इजीली अवेलेबल हो, ताकि आप आपके पेशेंट्स को बेटर मैनेज कर सकें, उनकी बीमारी को समझ सकें और बीमारी को कैसे इलाज करना है उस बारे में समझ सकें, ताकि आपके पेशेंट्स को लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स नहीं आए। यदि आपको हमारे चैनल का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको लगता है कि कंटेंट आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूज़फुल है तो इसके लिंक को उनके साथ शेयर कीजिए। और यदि आपको लगता है कि फ्यूचर में कुछ और टॉपिक्स को हमें कवर करना चाहिए या चैनल से रिगार्डिंग आपके कोई सजेशंस और क्वेरीज हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें उनके बारे में बताइए, ताकि हम फ्यूचर में उन चीज़ को इनकॉर्पोरेट कर सकें। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मेरे टॉपिक को पूरा देखा, और होप करूँगा कि आपको इस टॉपिक में जो भी मैं डिलीवर करना चाह रहा था वो मैसेज आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से हमें चैनल को कंटिन्यू करने के लिए इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलती रहती है। थैंक यू।